आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में कहें तो CFT। तो चैप्टर नंबर 9 उपसंयोजन यौगिक में आज हम बात करने वाले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है तो इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो शॉर्ट में जो नाम हो जाता है वो अपने को याद करना है CFT। क्या रखना है? CFT। बार बार हम इसी शब्द का प्रयोग करेंगे CFT। अब सबसे अच्छा एक क्वेश्चन ये मुझे CFT दिया किसने? तो ये दिया था बेथे नामक वैज्ञानिक ने। किसने? बेथे। अब स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं कि पहली बात तो माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? CFT। दिया किसने? बेथे ने दिया। अब जो ये सिद्धांत कहता क्या है? सबसे विशेष बात कि आपको पता है कि केंद्रीय धातु और लिगेंड के मध्य बंध कौन सा होता है? उपसहसंयोजक बंध होता है। लेकिन ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ये सिद्धांत क्या बोलता है कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल अर्थात आयनिक बंध होता है। और होता क्या है कि उसमें केंद्रीय जो धातु होते हैं उसके जो डी कक्षक होते हैं उन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन जब लिगेंड उनके पास आता है तो उन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में विपाटन हो जाता है, जिससे कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा वाले बन जाते हैं और कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा वाले बन जाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और इन दोनों कक्षकों की जो ऊर्जा का जो अंतराल है वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, तो इसको मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ और एक एक बिंदु में आपको साथ लिखते लिखते साथ में समझाता जाऊंगा। तो इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित वाला, इन्हें आप अपने आप रख सकते हो। इसके अगर हम पहले बिंदु की बात करें कि यह सिद्धांत संकुल में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य, ये सिद्धांत केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अर्थात आयनिक बंध होता है। ऐसा सोचो, इस सिद्धांत के अनुसार संकुल में, इस सिद्धांत के अनुसार संकुल में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है? तो बिल्कुल नाम क्लियर होना चाहिए, स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, स्थिर विद्युत आकर्षण बल केंद्रीय धातु आयन पर धनावेश, केंद्रीय धातु आयन पे क्या? केंद्रीय धातु आयन पे धनावेश तथा लिगेंड पर ऋणावेश उपस्थित होने के कारण होता है। तीसरा बिंदु, उदासीन लिगेंड द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। उदासीन लिगेंड द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है
जिसका ऋणात्मक सिरा धातु आयन की ओर धातु आयन की ओर अभिविन्यासित होता है। चौथा अगला पॉइंट, वे विलगित या मुक्त परमाणु आयन, क्या लिख रहे हैं, वे विलगित, तो क्या लिखा था, वे विलगित या मुक्त परमाणु आयन, इसको ऐसे कर लेते हैं कि किसी विलगित या मुक्त परमाणु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा, किसी विलगित या मुक्त परमाणु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। इन कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहते हैं। अब यहाँ से पांचवा बिंदु लिखने से पहले इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और पहले हम इन बिंदुओं को थोड़ा सा कुछ बातें जो मैं गौर करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, पहला बिंदु, पहली बात तो कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, CFT। क्या शब्द है उसको, CFT। और ये सिद्धांत दिया किसने था, बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया, बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब आपको याद करना है ये सिद्धांत क्या बोलता है कि केंद्रीय धातु आयन और जो लिगेंड है उनके मध्य, क्या, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य कौन सा बल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, अर्थात उनके मध्य कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। अब आयनिक बंध बनेगा तो एक पर धनावेश और दूसरे पे क्या होता है, ऋणावेश। तो एक पे धनावेश और दूसरे पे क्या होता है, ऋणावेश। तो इससे विद्युत आकर्षण बल क्या बताता है कि जो केंद्रीय धातु आयन है उस पे तो क्या होगा आपका धनावेश, और जो लिगेंड है उस पे क्या होगा, ऋणावेश। अब इतना समझते हो अगर धनावेश और ऋणावेश होता है तो वहाँ बंध कौन सा बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। लेकिन मान लो लिगेंड उदासीन हो, तो अब उदासीन लिगेंड क्या करेगा, तो उदासीन लिगेंड द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा जिसका ऋणात्मक सिरा, क्योंकि देखो केंद्रीय धातु आयन पर धनावेश होगा तो इसकी ओर कौन आएगा, ऋणावेश आएगा। तो अगर लिगेंड उदासीन है तो वो द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा। द्विध्रुव का मतलब उसका एक सिरा प्लस का होगा, दूसरा सिरा माइनस का। तो उसका जो ये ऋणात्मक सिरा होगा, उसका जो ऋणात्मक सिरा होगा वो किधर विस्थापित होगा, धातु आयन की ओर अभिविन्यासित होता है। इसके अलावा किसी विलगित मतलब अलग, किसी विलगित कोई भी परमाणु या आयन होंगे उसके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा, उसके पांचों डी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। ऐसे कक्षकों को हम बोलते हैं समभ्रक्ष डी कक्षक। क्या बोलते हैं, समभ्रक्ष डी कक्षक। अब आपको याद होगा तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे एस कक्षक होता है वो एक ही होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं और डी में 5 कक्षक होते हैं। और इन पांचों डी कक्षकों का जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको यहाँ एक डायग्राम के द्वारा समझा दूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे ये हमने क्या बनाया, 5 डी कक्षक बना दिए। अब जो इनके नाम कैसे याद करोगे, आप जानते हो एक्स वाई और जेड 3 अक्ष होते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, डी कक्षक तो है तो यहाँ मैंने लिख दिया डी एक्स वाई, क्या ले लिया, डी एक्स वाई। अब दूसरे में मैंने क्या ले लिया, डी वाई जेड, डी वाई जेड। अब तीसरे में क्या आ गया, डी जेड एक्स, या इसको एक्स जेड लिख दो। तो पहले क्या कर लिया, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। अब देखो, अब मुझे 2 बच गए, तो पहले वाले दोनों का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर और लास्ट में क्या बचा जेड, तो डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो डी के जो 5 कक्षक है उनके नाम हमें इस प्रकार से याद होने चाहिए। पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पांचवा डी जेड स्क्वायर। तो ये डी के 5 कक्षक होते हैं। अब होता क्या, ये जो पांचों डी कक्षक होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण ये जो डी कक्षक है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये डी कक्षक कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 हिस्सों में। एक तो इन 3 का अलग ग्रुप बन जाता है और इन 2 का अलग ग्रुप बन जाता है। ये जस्ट हम आगे पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे। तो इन 3 का अलग ग्रुप बन जाता है और इन 2 का अलग ग्रुप बन जाता है। तो इन 3 का जो ग्रुप बनता है उसको तुम बोलते हैं T2G। क्या नाम होता है इनका, T2G। और इनका ग्रुप बनता है EG बनता है। तो होता क्या है कि अष्टफल के संकुलों में या नॉर्मल जो संकुल है उनमें केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होने के कारण जो डी कक्षक है वो 2 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। और इन दोनों के जो दोनों कक्षक, एक की ऊर्जा ज़्यादा होगी, दूसरी की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो दोनों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। तो चौथा 5 पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। थोड़ी बहुत बातें यहाँ से आपके माइंड में क्लियर हुई होगी। तो 5 पॉइंट तो क्या लिखते हैं कि धातु परमाणु या आयन के चारों ओर, धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेश का एक क्रिस्टल क्षेत्र होता है। धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेश का एक क्रिस्टल क्षेत्र होता है जब ऋणावेशित या उदासीन लिगेंड, जब ऋणावेशित या उदासीन लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आते हैं तो इनके समवृक्ष कक्षक 2 ऊर्जा स्तर के समुच्चय में विभाजित हो जाते हैं। मतलब जो डी के जो 5 कक्षक थे उनमें से 3 अलग हो जाएंगे और 2 अलग हो जाएंगे। तो ये लिखा है कि इनके समवृक्ष कक्षक 2 ऊर्जा स्तर के समुच्चय में विभाजित हो जाते हैं। इन समवृक्ष कक्षकों का, इन समवृक्ष कक्षकों का विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। तथा इन दोनों इन दोनों ऊर्जा स्तर के ऊर्जा अंतराल को ऊर्जा स्तर के ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल्टा से
प्रदर्शित किया जाता है, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। तो बेटा यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कुछ बिंदु समझा दूँ आपको कि होता क्या है कि धातु परमाणु या आयन में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होने से ये माना जाता है कि उनकी चारों ओर एक ऋणावेश का क्रिस्टल क्षेत्र बन जाता है, और लिगेंड पर ऋणावेश होगा। तो जब लिगेंड का ऋणावेश उधर आएंगे तो ऋणावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिससे जो समृक्ष द्विकक्षक है वो कितने ऊर्जा स्तर में, 2 ऊर्जा स्तर के 2 समुच्चय में विभाजित हो जाता है। इसे ही हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और इन दोनों ऊर्जा स्तरों जो विपाटन हुआ है दोनों के मध्य, इनका जो ऊर्जा अंतराल है उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है, तो आपको ये बिंदु लिख के आने। इसके बाद अपने 2 प्रकार के संकुल, एक तो अष्टफल के संकुल और एक चतुष्फल के संकुल। तो अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन और चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होता है तो हम उसकी बात करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखो आगे बात करें तो बेटा इसको 1-2 बार लिखोगे और समझोगे तो इजीली आपके माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि अभी हम इसके बारे में और भी काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब देखो इसका इसी सिद्धांत का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर आता है कि अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं कि अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। क्या लिखा है? अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। यहाँ से इसको आप समझने की कोशिश करना। कुछ चीज़ें हम यहाँ बात करते हैं कि बेटा सीधी सी बात है कि जब कोई संकुल अष्टफल की होगा तो अष्टफल के संकुल होने का मतलब उसमें संकरण कौन सा होगा, sp3d2 या d2sp3। और सीधी सी बात है कि उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अष्टफल के संकुलों की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अर्थात जो अष्टफल के संकुलों में जो केंद्रीय धातु आयन है वो कितने लिगेंडों से घिरा होगा, 6 लिगेंड से घिरा होगा। सीधी बात, जितनी समन्वय संख्या होगी उतने बंध बनेंगे। तो सीधी सी बात याद रखनी कि अष्टफल के संकुलों में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो 6 लिगेंडों से घिरा हुआ होता है। अब यहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाना चाहूँगा कि उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहले कि सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी हमने डी कक्षकों को ये जो डी कक्षक बनाए, इन डी कक्षकों को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला अगर आपको नाम याद हो गया हो तो पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 5वां डी जेड स्क्वायर। अगर आपने 11वीं क्लास थोड़ी सी ढंग से पढ़ी है तो वहाँ पर हमने इन कक्षकों की आकृति संरचना भी समझी थी। आपको इतना याद करना है कि डी के ये 5 कक्षक होते हैं। ये जो अगर आपको याद हो, जैसे हम इसकी बात करें, अगर इसकी आकृति बनानी हो तो आप किससे बनाते हो कि ये बनाया, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, तो ये इनकी पालियाँ इस प्रकार से बनी होती है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पालियाँ बोलते हैं इनकी। तो इनकी जो पालियाँ होती है वो अक्षों के मध्य होती है। अर्थात इन तीनों डी कक्षक की जो पालियाँ होती है वो कहाँ होती है, अक्षों के मध्य होती है। और ये जो 2 डी कक्षक होते हैं इनकी जो पालियाँ होंगी वो कहाँ होती है, अक्ष पर होती है। तो इनकी जो पालियाँ होती है वो आपको यहाँ से समझनी है, कहाँ होती है, अक्ष पर होती है। अब होता है क्या, वो आप छोटी सी बात है वो माइंड में क्लियर कर लोगे तो कि जब अष्टफल के संकुलों में क्या होता है, जब आप आकृति बनाओगे तो अष्टफल के संकुलों की आकृति आप इस प्रकार से बनाते हो, इस प्रकार से।
तो अष्टफल के संकुलों में जो लिगेंड आता है, लिगेंड होगा, जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, केंद्रीय धातु आयन की ओर आएगा। तो लिगेंड सदैव अक्ष के अनुदिश आता है। कहाँ आता है? लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर किधर आएगा? अक्ष के अनुदिश आएगा। अब अक्ष के अनुदिश आने का मतलब क्या है कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आएगा तो ये जो डिकक्षक है उनके रास्ते में आएंगे, और ये कहाँ रहेंगे? अक्षों के मध्य। तो जब लिगेंड अक्ष के अनुदिश आएगा तो ये दिकक्षक है उनके रास्ते में आएगा, और रास्ते में आने का मतलब क्या हुआ कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनमें इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस कारण से ये दोनों मिलकर उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक का निर्माण कर लेते हैं, और ये कहाँ हो जाता है? अक्षों के मध्य। और वो आ रहे अक्ष से और ये अक्षों के मध्य, तो थोड़ा साइड में हो गए, और साइड में होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होगा तो ये कम ऊर्जा वाले, ये तीनों मिलकर कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? T2G कक्षक का निर्माण। अब आपको एक माइंड में क्लियर करनी चाहिए। पहली बात, अष्टफल के संकुलों में जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु आयन की ओर कहाँ से आएगा? अक्ष के अनुदिश। तो इसके रास्ते में जो इसके रास्ते में जो डिकक्षक होंगे उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो इसके रास्ते में कौन से डिकक्षक आएंगे? ये दोनों आएंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। इस कारण से ये उच्च ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईजी। और ये अक्षों के मध्य होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण क्या होता है? कम होता है, जिससे ये कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक का निर्माण करते। इसी को हम बोलते हैं अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। इसको मैं एक बार लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूँ, इसके बाद हमें इसका इस प्रकार का डायग्राम भी बनाया जाता है, वो भी मैं बना देता हूँ। तो देखो क्या लिखेंगे, इसके लिए हम बात करें यहाँ से कि अष्टफल के संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु, अष्टफल के संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, अष्टफल के संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 6 लिगेंडों से घिरा होता है। उसके चारों कितने लिगेंड होंगे? 6 लिगेंड होंगे। लिगेंड तो अष्टफल के संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 6 लिगेंडों से घिरा हुआ होता है, जहां धातु आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, जहां धातु आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, वे पालियां अब लिगेंडों के अक्ष के मध्य कौन आ रही थी? 2 या तो वे पालियां कौन सी? dx² y² तथा dz²। वे पालियां जो लिगेंडों के विचलन की दिशा में पड़ती है, उनका प्रतिकर्षण अन्य पालियों dxy dyz व dzx, तो उनका प्रतिकर्षण अन्य पालियों की तुलना में
अधिक होता है, जिसके कारण समभ्रंश डी कक्षक, दो ऊर्जा स्तर के समुच्चय में विभाजित हो जाता है, जिन्हें क्रमशः Eg तथा T2G कहते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्ष को अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन से Eg तथा T2G का निर्माण होता है। अब इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाना है। सीधी सी बात है कि dxy, dyz और dzx ये तीनों अक्षकों के मध्य होने के कारण इनका प्रतिकर्षण कम होगा और ये निम्न ऊर्जा वाले कौन से कक्षक है, T2G कक्षकों का निर्माण करते हैं। जबकि dxy तथा dyz, फिर से कर रहा हूँ, dxy, dx स्क्वायर y स्क्वायर तथा dz स्क्वायर, ये दोनों पाली कहाँ होती है, अक्ष पर होने के कारण इनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। इस कारण से ये उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों का निर्माण करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन और ऐड कर सकते चाहे तो, तथा इन ऊर्जा स्तर के अंतराल को डेल्टा हो। देखो आपको याद है डेल्टा हमने किसके लिए लिखा था, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं ओ। तो अतः इन ऊर्जा स्तर के अंतराल को डेल्टा ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया है, मेन हमें इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद देखो इसको डायग्राम कैसे बनाते हैं वो अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी से आपकी ये बातें क्लियर हो पाएगी कि हमें इसमें क्या क्या याद करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डी के अंदर किसी बात करें, हम डी की बात करें तो डी में 5 कक्षक होते हैं आपके, यह बनाना 1 2 कितने कक्षक है, देखिए 5 कक्षक है। अब जब इनके नाम लिखने हैं तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे भी यहाँ एक साथ लिखेंगे तो आएगा नहीं। तो इसका नाम तो हो गया dxy, इसका dyz, इसका dzx, इसका dx स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया मैंने dz स्क्वायर। ये डी के 5 कक्षक है। तो इनके लिए एक छोटी सी लाइन हम लिखना चाहिए कि मुक्त धातु आयन में डी कक्षक, क्या लिख दिया, मुक्त धातु आयन में डी कक्षक। अब देखो हम ये मानते हैं कि सपोज किया कि इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा क्या है, एक समान है। तो ये गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, तो माना कि 5 की ऊर्जा समान है और 5 बिल्कुल इक्वल है, तो 5 को मैंने ऐसे कैसा बना दिया।
कि गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र, क्या लिखा बेटा इसमें, क्या लिखा है यहाँ पे कि गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा। बेटा इसको एक विशेष बात आप और याद कर लेना कि चतुष्फलकीय संकुलों में हम भी पढ़ेंगे इसको। ये जो अष्टफलकीय संकुल की बात है हम किस में बात करेंगे, चतुष्फलकीय संकुल में भी हम इसकी बात करेंगे जो जस्ट इसके अपोजिट है। तो हो गया। अब इसको वही बात है, कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपने, 5 हिस्सों में। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो यहाँ से समझना है कि ये 5 डी कक्षक है, इन 5 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होंगे। जब लिगेंड इनकी ओर आएंगे तो हमें पता है कि ये 2 कक्षक क्या होंगे, उन लिगेंडों के अक्ष के अनुदिश आएंगे, मतलब लिगेंडों के रास्ते में आएंगे, तो इन पे प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। इस कारण से ये दोनों डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले, कौन से बोलते हैं हमें, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, Eg। और ये जो 3 कक्षक है वो अक्षकों के मध्य आते हैं, जो और इन्होंने मिलकर किसका निर्माण कर दिया, T2G। अब दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा ओ। जो डेल्टा ओ का मान होता है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 10dq के बराबर एक ही बात है। तो डेल्टा ओ या 10dq ले सकते हो। डेल्टा ओ के लिए नॉर्मली डेल्टा ओ का मान हम कितना मानते हैं, 1, तो इसको 1 डेल्टा ओ या 10dq। तो ये पता आपको होना चाहिए। ये क्या है, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, जिसको मैं इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इनका बीच का पॉइंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बात करें तो सीधी सी बात है, एक डायग्राम हो गया। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपटन क्या होता था, वो जो लैंग्वेज हमने लिखी थी वो लिखनी है और इसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। एक विशेष बात हो रखना कि ये बीच की लाइन होती है आधी एनर्जी, तो ऊपर जो एनर्जी का मान होता है वो लगभग आपके 0.6 डेल्टा ओ होता है, और नीचे होगा वो 0.4 डेल्टा ओ के बराबर होता है। बाकी नीचे लैंग्वेज लिख लोगे, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। अब इसमें एक चीज़ और बच गई कि कल की क्लास में एक तो चतुष्फलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है। तो बड़े चतुष्फलकीय यौगिकों में जस्ट इसका अपोजिट होता है, अर्थात ये 3 ऊपर चले जाएंगे, ये 2 नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है, जिसमें हम प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड की बात करेंगे। तो प्रबल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्यों नहीं होता है। इन सब की बात हम कल की क्लास में डिटेल से कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।